नमस्कार। इस वीडियो में हम बी ऑनर्स हिंदी सेमेस्टर फर्स्ट के हिंदी साहित्य का इतिहास, आदिकाल और मध्यकाल जो सब्जेक्ट है इसके यूनिट 4 को पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमें रीतिकाल को पढ़ना है। इसमें पहले हमें रीतिकाल की पृष्ठभूमि को पढ़ना है और उसके बाद इसके काव्य प्रवृत्तियों में रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त और वीर काव्य, भक्ति काव्य और नीति काव्य को पढ़ना है। तो आइए बारी बारी से इन सभी को पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि रीतिकाल की पृष्ठभूमि क्या थी। राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक परिवेश के बारे में हम चर्चा करते हैं। रीतिकाल का समयकाल 1650 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक माना जाता है। कई विद्वान इसे 1850 ईस्वी तक भी मानते हैं। हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल ही रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। इसे इसकी प्रवृत्तियों के आधार पर अलंकृत काल, श्रृंगार काल और कला काल आदि नामों से भी जाना जाता है। इस काल की पृष्ठभूमि अत्यंत जटिल और विरोधाभासी रही हैं। एक ओर जहां मुगल साम्राज्य अपने वैभव और चरमोत्कर्ष पर था, तो वहीं दूसरी ओर उसके तीव्र पतन की घटनाएं भी घटित हो रही थी। यह युगीन परिवेश ही रीतिकालीन साहित्य की विविध विशेषताओं का मूल कारण बनी। तो आइए हम इसके राजनीतिक पृष्ठभूमि को समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस काल में मुगल साम्राज्य का वैभव हो रहा था, साथ साथ इसी काल में इसका पतन भी हुआ। रीतिकाल मुगल साम्राज्य के इतिहास का महत्वपूर्ण काल था। इसमें दो परस्पर विरोधी राजनीतिक अवस्थाएं दिखाई देती हैं। एक ओर जहां शाहजहां का शासनकाल है, सन 1628 से 1658 ईस्वी तक। इस समय मुगल साम्राज्य अपने वैभव के शिखर पर था। शाहजहां ने अपने पिता जहांगीर द्वारा दिए गए विस्तार को आगे बढ़ाया और अपने साम्राज्य का विस्तार दक्षिण भारत तक भी फैलाया। इसी काल में ताजमहल, दिल्ली में जामा मस्जिद, लाल किला जैसी भव्य स्थापत्य कृतियाँ बनाई गई। शाहजहां के काल में कला, संस्कृति, साहित्य और संगीत को अभूतपूर्व संरक्षण और प्रोत्साहन मिला। सन 1658 में शाहजहां के रुग्ण होने की खबर फैलती है और उसके बाद इनके पुत्रों में सत्ता के लिए संघर्ष शुरू हो जाता है। औरंगजेब, जो एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था, उसने अपने बड़े भाई दारा शिकोह की हत्या करके गद्दी पर कब्जा कर लिया। अगर हम औरंगजेब के शासनकाल की विशेषता को देखें तो यह धार्मिक कट्टरता इसके अंदर थी। औरंगजेब ने हिंदुओं पर अत्याचार किया और मंदिरों को नष्ट किया। अपने विलासी शासकों को गुरु दीक्षा देने जैसी प्रथाओं को प्रोत्साहित किया। कला और संस्कृति का दमन हुआ इस काल में। औरंगजेब ने संगीत, नृत्य, चित्रकला और काव्य को निरुत्साहित किया। उसने साहित्य, संगीत और कलाओं का बहिष्कार किया। साथ ही इसमें साम्राज्य का विखंडन हुआ। औरंगजेब के शासनकाल में क्षेत्रीय राज्यों की स्वतंत्रता में वृद्धि हुई। सिख, मराठा, राजपूत और अन्य जातियां अपनी शक्ति को संगठित करने लगी। आर्थिक संकट आया। औरंगजेब की विस्तारवादी नीति और धार्मिक असहिष्णुता के कारण आर्थिक व्यवस्थाएं कमजोर हुई और जनता पर भारी कर लगा दिए गए। जब छोटे छोटे साम्राज्य सिख, मराठा, राजपूत आदि विकसित हुए तो उत्तर मुगल काल में हम देखेंगे कि उत्तर मुगल काल में विकेंद्रीकरण हुआ। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हो गई। उसके बाद मुगल साम्राज्य का नाम मात्र ही शासन रह गया था। क्षेत्रीय दरबार और स्थानीय राजा महाराजा अब स्वतंत्र रूप से शासन करने लगे थे। अवध, बंगाल, दक्कन, राजस्थान आदि क्षेत्रों में नवाबों और राजाओं की शक्तिशाली दरबारें स्थापित हो गई थी। इसका साहित्य प्रभाव पड़ा। ये जो क्षेत्रीय शासक थे, ये विलासी और कला प्रेमी शासक थे। इन्होंने संस्कृति और कला को संरक्षण दिया और उनके दरबारों में कवियों की जीविका मिलती है और काव्य रचना को प्रोत्साहन इन्होंने किया। यही कारण है कि रीतिकाल का साहित्य दरबारी संस्कृति का प्रतिबिंब बनकर रह गया। अगर हम इसके सामाजिक पृष्ठभूमि की बात करें तो इस समय भी दो भागों में समाज बटा हुआ था, सामंतवादी
और वर्गीय ढांचा। रीतिकालीन समाज गहरे वर्ग विभाजन से ग्रस्त था। समाज स्पष्ट रूप से उच्च और निम्न वर्गों में विभाजित था। उच्च वर्ग राजा, सामंत, जागीरदार, मनसबदार, नवाब और अमीर उमराव शासक वर्ग के अंतर्गत आते थे। ये लोग राज्य के समस्त संसाधनों और संपत्ति पर नियंत्रण रखते थे। इनके पास शिक्षा, अवकाश और रुचि अनुकूल कला साहित्य को संरक्षण देने की क्षमता थी। निम्न वर्गों की बात की जाए तो उसमें शोषित वर्ग थे, जो कि कृषक, व्यापारी, शिल्पी और श्रमिक वर्ग थे, जिनका शोषण किया जाता था। इन्हें केवल कर वसूलने के लिए रखा गया था और वर्णाश्रम व्यवस्था कठोर थी। पेशे वंशानुगत थे। ये लोग दरबारी काव्य का आस्वादन पाने के लिए समर्थ नहीं थे और न ही इनकी इसमें रुचि थी। सामाजिक अवनति को देखें तो सामाजिक ढांचे में जागीरदारों और कर्मचारियों का कर्तव्य केवल अपने से ऊपर वाले अधिकारियों को प्रसन्न करना था। नीचे वालों को वे अपनी संपत्ति समझते थे। इस प्रणाली में शोषण, भ्रष्टाचार और अनैतिकता प्रचुर मात्रा में फैली थी। अगर हम स्त्रियों की दशा की बात करें तो रीतिकालीन समाज में महिलाओं की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। वे केवल भोग विलास की वस्तु समझी जाती थी। अपहरण जैसी प्रथाएं थी, जिसमें अभिजात्य वर्ग की महिलाओं का अपहरण करना दरबारों में साधारण बात हो गई थी। उन्हें संपत्ति के रूप में माना जाता था। उनके साथ भोग विलास जैसा बर्ताव किया जाता था। बाल विवाह का प्रचलन था, जिसमें कम उम्र में ही लड़कियों का शादी कर दिया जाता था। विधवा विवाह पर प्रतिबंध था, यानी विधवाओं को पुनः विवाह की अनुमति नहीं दी गई थी। बहुविवाह का प्रचलन था, यानी कि एक राजा की कई पत्नियां हुआ करती थी। और वेश्यावृत्ति बेगमों और रक्षिताओं के अनगिनत संख्या के बावजूद भी राजा नवाब वेश्याओं के यहाँ जाते थे और कुछ प्रभावशाली महिलाएं राजनीति को भी प्रभावित करती थी। सामाजिक भ्रष्टाचार चरम पर था। रीतिकाल में सामाजिक नैतिकता का पूर्ण विघटन हो गया। भाग्यवादिता, पापाचार और अंधविश्वास से समाज ग्रस्त था। अपराध, लूटपाट, हत्या ये सब आम बातें बनकर रह गई थी। अगर इसके धार्मिक पृष्ठभूमि को देखें तो धार्मिक अवनति और विघटन हुआ। रीतिकाल में धर्म की मूल भावना और सार्थकता का ह्रास हो गया। भक्ति काल में जो हिंदू और मुस्लिम समन्वय और साहित्यिक सहिष्णुता देखी गई थी, वह अब क्षीण हो चुकी थी। दोनों ही धर्मों में बाह्य आडंबर और रूढ़िवादिता हावी हो गई थी। हिंदू धर्म में अवनति देखें तो वैष्णव संप्रदाय के पीठाधीश लोभवश राजाओं और श्रीमानों को गुरु दीक्षा देने लगे थे। मंदिरों में भी ऐश्वर्य और विलास की लीला होने लगी थी। हिंदू अपने आराध्य राम और कृष्ण का श्रृंगार करने लगे थे और उनकी लीलाओं में अपनी विलासी जीवन की संगति खोजने लगे थे। धर्म पालन केवल कर्मकांड तक सीमित रह गया था। इस्लाम में अगर रूढ़िवादिता को देखें तो मुसलमान जीवन की वास्तविकता से दूर हो गए थे। नमाज और रोज़ा करने को ही वे अपना धर्म समझ बैठे थे। रूढ़िवादिता के अत्यधिक बढ़ जाने के कारण कोई आध्यात्मिक प्रभाव नहीं रह गया था। अंधविश्वास और पाखंड अपने चरम पर था। रीतिकाल में अंधविश्वास का प्रसार अभूतपूर्व था। लोग हिंदू मंदिरों और मुसलमान पीरों के तकियों पर जाकर मनोरथ सिद्ध करने की कोशिश करते थे। धार्मिक ठेकेदार इन अंधविश्वासों का लाभ उठाते थे। धर्म के नाम पर पाखंड और आडंबर का बोलबाला हो गया था। इसके बाद अगर इसके सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को देखें तो भाषाओं का सह अस्तित्व और मिश्रण देखने को मिलता है। रीतिकाल में संस्कृत, फारसी, उर्दू और ब्रज भाषा एक दूसरे से सांस्कृतिक संवाद में रहती थी। मुगल दरबारों में फारसी भाषा प्रचलित थी और यह दरबारी भाषा का काम करती थी। बादशाहों के साथ जो कवि थे, उनकी मुख्य भाषा फारसी थी। फारसी से उर्दू भाषा का विकास हुआ। हिंदी भाषी क्षेत्रों में
ब्रजभाषा साहित्य का मुख्य माध्यम बनी। रीतिकाल के अधिकांश महत्वपूर्ण काव्य ब्रजभाषा में रचे गए। कुछ रीतिकालीन कवियों ने फारसी उर्दू की गज़लें और रुबाई भी लिखी। रीतिकाल की सबसे प्रमुख सांस्कृतिक विशेषता थी दरबारी संस्कृति का उत्कर्ष, यानी राज दरबारों में संगीत, नृत्य, चित्रकला और काव्य का भव्य प्रदर्शन होता था। केवल दरबारें ही संगीत, चित्रकला और स्थापत्य कला का पोषण कर रही थी। मुगल और राज दरबारों का अंतर देखें तो मुगल दरबारों में फारसी शैली का प्रयोग किया जाता था, जबकि जो स्थानीय क्षेत्रीय राज दरबार थे उसमें भारतीय कलाओं का प्रदर्शन किया जाता था। भारतीय कलाओं को प्राश्रय मिला। अगर हम इसके साहित्यिक पृष्ठभूमि को देखें, रीतिकाल का साहित्य पूरी तरह दरबारी संस्कृति पर निर्भर था। कवियों का मुख्य उद्देश्य अपने आश्रयदाताओं को प्रसन्न करना था। राजमहलों में नाच रंग और मदिरा पान का ही बोलबाला था। श्रृंगार रस की प्रधानता थी। श्रृंगार रस रीतिकाल की सबसे प्रमुख विशेषता बना। नायिका भेद, नक्सिक वर्णन यानी पैर से लेकर सर तक का वर्णन स्त्रियों का और नायकों की विविध अवस्थाओं काव्य का मुख्य विषय बनी और शारीरिक सौंदर्य पर अत्यधिक जोर दिया गया। रीति ग्रंथों की परंपरा स्थापित हुई। इस काल में रीति निरूपण यानी काव्य के नियमों और सिद्धांतों के ग्रंथ लिखे जाने लगे। केशवदास के रसिक प्रिय और कवि प्रिय इसके प्रमुख उदाहरण हैं। इन ग्रंथों में संस्कृत की परंपरा का अनुकरण करते हुए काव्यांगों यानी रस, अलंकार, नायिका भेद आदि का विस्तृत लक्षण और उदाहरण प्रस्तुत किए जाते थे। आश्रयदाताओं के महत्व में वृद्धि हुई। रीतिकाल में कवि पूरी तरह आश्रयदाता पर निर्भर रहने लगे। कवियों को जीविका के लिए दरबारों की ओर देखना पड़ता था। यही कारण है कि आश्रयदाता की रुचि और आवश्यकताएं ही कविता का विषय बनी। रीतिकाल में मुक्तक काव्य को प्रधानता मिली, क्योंकि दरबार में प्रतिदिन छोटी छोटी कविताओं की आवश्यकता होती थी। दोहे, सवैये, कवित आदि लघु काव्य रूप लोकप्रिय हो गए। इस प्रकार रीतिकाल की पृष्ठभूमि मुगल साम्राज्य के इतिहास का सबसे जटिल और विरोधाभासी काल था। एक ओर जहां शाहजहां के शासनकाल में भारतीय संस्कृति का वह वैभव देखने को मिलता है जिसे इतिहासकार मुगल काल का स्वर्ण युग कहते हैं, किंतु दूसरी ओर औरंगजेब के कट्टरवादी शासन के कारण साम्राज्यवाद का तीव्र पतन भी हुआ। इसी विरोधाभासी स्थिति में रीतिकालीन कवियों ने अपनी रचना की। दरबारी संस्कृति के विलास और वैभव ने उन्हें श्रृंगार और अलंकारों की ओर प्रेरित किया, जबकि सामाजिक अवनति और धार्मिक विघटन उनके पीछे छाई थी। इसलिए रीतिकालीन साहित्य को साहित्य की सफलता और समाज की असफलता का युग कहा जा सकता है। यही युगीन पृष्ठभूमि ही वह आधार है जिस पर रीतिकाल का पूरा साहित्य निर्मित हुआ, और यही कारण है कि रीतिकाल का काव्य दरबारी संस्कृति का सजीव दस्तावेज बनकर रह गया। आइए अब हम रीतिकालीन काव्य प्रवृत्तियों को पढ़ते हैं। रीतिकाल के काव्य की विविधता को समझने के लिए इनकी प्रवृत्तियों को समझना अत्यंत आवश्यक है। रीतिकालीन काव्य को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहली है रीति प्रधान प्रवृत्तियाँ और दूसरा विषय प्रधान प्रवृत्तियाँ। रीति प्रधान प्रवृत्तियों में रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त काव्य प्रवृत्तियाँ आती हैं, और विषय प्रधान में श्रृंगार काव्य, वीर काव्य, भक्ति काव्य और नीति काव्य, ये सारी प्रवृत्तियाँ आती हैं। तो आइए सबसे पहले हम रीति प्रधान प्रवृत्तियों को पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले रीति काव्य, रीतिबद्ध काव्य को पढ़ते हैं। रीतिबद्ध काव्य वह होता है जिसमें काव्य शास्त्र के नियमों का कठोरतापूर्वक पालन किया जाता है। इसके कवियों ने संस्कृत के काव्य शास्त्रीय नियम को सीधे सीधे अनुकरण करके हिंदी में लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया। अगर इसकी विशेषता की बात की जाए तो इसमें शास्त्रीय बंधन होता है, यानी रीतिबद्ध कवि काव्य शास्त्र के प्रत्येक नियम का पालन करते थे।
इन्होंने संस्कृत के आचार्यों की परंपरा को अनुसरण किया। इनका भाषा कठिन और गूढ़ था। ये कवि कठिन से कठिन शब्दों का प्रयोग करते थे, जिनमें केशव दास प्रमुख है। इन्हें शब्दों का भूत या कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, क्योंकि उनकी भाषाएं अत्यंत जटिल थी, दुरूह थी। इस काल के कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की। इन कवियों का मुख्य उद्देश्य काव्यांगों जैसे कि रस, अलंकार और नायिका भेद का विस्तृत लक्षण और उसका उदाहरण प्रदान करना था। केशव दास के रसिक प्रिया और कवि प्रिया इसके प्रमुख उदाहरण हैं। इस काल में अलंकरण और चमत्कार का प्रदर्शन हुआ। रीतिबद्ध कवियों का मुख्य लक्ष्य शब्द चमत्कार और बहुज्ञता को प्रदर्शित करना था। भाव की अपेक्षा शब्द और अलंकार को उन्होंने अधिक महत्व दिया। इस काल में यांत्रिकता का प्रचलन था, यानी इस काल की रचनाओं में प्रचुर मात्रा में यांत्रिकता और श्रम साध्य दिखाई देती है। अनुकरण की प्रवृत्ति अधिक होती है और मौलिक उद्भावनाओं का प्रभाव रहता है। प्रमुख रीति कवियों की बात की जाए तो इसमें सबसे प्रमुख है केशव दास, जो कि रीतिबद्ध काव्य के प्रवर्तक है। इनकी रचनाएं रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, विज्ञान गीता आदि हैं। विज्ञान गीता में केशव दास ने वैराग्य संबंधी भावनाएं व्यक्त की है। इसके बाद चिंतामणि त्रिपाठी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये रीतिकाल के अखंडित प्रवर्तक है। इन्होंने रसप्रिया नामक रीति ग्रंथ की रचना की है। इसके बाद अगर रीति सिद्ध काव्य को देखें तो रीति सिद्ध काव्य वह होता है जिसमें कवि रीति का ज्ञान रखते हुए उसे लचीलेपन से प्रयोग करता है, और इन कवियों में शास्त्रीय ज्ञान और व्यक्तिगत कौशल दोनों होते हैं। इसकी विशेषताओं को देखें तो रीति सिद्ध कवि शास्त्र का ज्ञान रखते हैं, लेकिन उससे बंधे नहीं रहते। वे शास्त्रीय नियमों को समझते हैं, किंतु उसका प्रयोग लचीलापन के साथ करते हैं। इनमें सहज काव्य रचनाएं देखने को मिलती हैं। इन कवियों की काव्य रचना अधिक सहज और सुंदर होती है। भाषा सुगम होती है और अर्थ स्पष्ट होता है। इन्होंने भी श्रृंगार में प्रवीणता दिखाई है, यानी रीति सिद्ध कवि श्रृंगार के सूक्ष्म रंगों का वर्णन करते हैं। नायिका के सूक्ष्मतम भावों और अनुभूतियों का चित्रण इनकी विशेषता है। भक्ति और नीति का समावेश इनके काव्य में देखने को मिलता है। यद्यपि इन कवियों का मुख्य विषय श्रृंगार है, किंतु वे भक्ति और नीति परक रचनाएं भी करते हैं, जो इनकी बहुज्ञता या सर्वज्ञता को दर्शाता है। श्रोतात्मकता की बात की जाए तो रीति सिद्ध कवियों में आश्रयदाताओं की प्रशंसा और स्तुति करने की प्रवृत्ति भी होती है। इस प्रकार प्रमुख रीति सिद्ध कवि महाकवि बिहारी लाल है, जो कि रीति सिद्ध काव्य के सबसे प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। इनकी प्रमुख रचना बिहारी सतसई है, जिसमें 727 दोहे हैं। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य का अनमोल रत्न माना जाता है। बिहारी लाल के दोहे की विशेषता की बात की जाए तो इनके दोहों में संयोग और वियोग दोनों पक्ष का वर्णन देखने को मिलता है। संयोग यानी मिलन और वियोग यानी बिछड़ने के बाद जो दुख होता है, तो इन दोनों का वर्णन इन्होंने किया है। संयोग पक्ष में हाव भाव और अनुभव का सूक्ष्म चित्रण इन्होंने बड़ी ही मार्मिकता से किया है। सुजान नाम की एक स्त्री से बिहारी लाल को अटूट प्रेम था और इसी भावना को उन्होंने अपनी रचनाओं में व्यक्त किया। बिहारी लाल की अन्य काव्य रचनाएं सुजान हित, सुजान सागर और विरह लीला और कृपा कंड निबंध, रसकेली वल्ली आदि हैं। इसके बाद इस काव्य धारा के कवि थे मतीराम। इन्हें रीति सिद्ध काव्य के प्रमुख कवि के रूप में जाना जाता है। फिर कवि देव हुए, इन्हें कवियों के राजा की उपाधि दी गई है। फिर कवि पद्माकर हैं, इन्होंने भाव विलास नामक ग्रंथ की रचना की। इसके बाद रीति मुक्त काव्य है। रीति मुक्त काव्य वह होता है जिसमें कवि शास्त्रीय नियमों और रीति निबंधनों से पूर्णतः मुक्त होकर अपनी व्यक्तिगत अनुभवों और हृदय भावों को व्यक्त करते हैं। इनकी विशेषता की बात की जाए
तो ये कवि इसमें अपनी व्यक्तिगत अनुभूति बताते हैं। रीति मुक्त काव्य में कवि की व्यक्तिगत आत्मानुभूति और निजी भावनाएं प्रमुख होती है। शास्त्र की जगह हृदय की सच्चाई को महत्व दिया जाता है। सरल और सहज काव्य इनका देखने को मिलता है। इन कवियों की भाषा सरल और सहज और बोलचाल की भाषा है। इन्होंने कठिन शब्दावली और अलंकार प्रदर्शन का प्रयोग नहीं किया है। इनके काव्य में भाव प्रधानता देखने को मिलती है। रीति मुक्त कविता में भाव और अनुभूति को शब्द सज्जा से अधिक महत्व दिया जाता है। आंतरिक सौंदर्य और मानसिक भावनाओं का वर्णन होता है। इन्होंने प्रकृति का सहज उपयोग किया है। रीतिबद्ध कवियों की तुलना में रीति मुक्त कवि प्रकृति का अधिक सहज उपयोग करते हैं। प्रकृति के माध्यम से अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करते हैं। इसमें अनुभूति प्रेरितता का प्रचलन है, यानी कि रीति मुक्त कविता प्रेम में निराशा, विरह की पीड़ा और आत्म अनुभूति की प्रक्रिया है, जिसमें कामुक लिप्सा नहीं है बल्कि भावों की गहरी अभिव्यक्ति है। ये राज दरबारों से परे थे। अधिकांश रीति मुक्त कवि दरबारी काव्य से परे रहते थे और लोक जीवन और अपनी निजी भावनाओं को प्राथमिकता देते थे। ये किसी राजा के आश्रय में नहीं रहते थे। इस धारा के प्रमुख कवियों की बात की जाए तो रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि में घनानंद का नाम प्रमुख रूप से आता है, जिन्होंने घोषणा की कि भाव न कविता बनावत मोही, मेरे कविता बनावत तो कविता बनीता है। यानी भाव से कविता नहीं बनती बल्कि कविता से भाव बनते हैं। इसी दर्शन को अपनाते हुए घनानंद ने प्रेम की पीड़ा और विरह की मार्मिकता को काव्य में व्यक्त किया है। घनानंद की प्रमुख रचनाओं की बात की जाए तो सुजान सागर, विरह लीला और कृपाखंड निबंध आदि इनकी रचनाएं हैं। इसी काल के एक कवि हुए बोधा, जो कि सरल और सहज शैली के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने भाव प्रधान काव्य की रचना की। उसी प्रकार आलम नाम के कवि हुए। इन्हें हृदय की अनुभूतियों पर आधारित रचना करने के लिए जाना जाता है। फिर ठाकुर नाम के एक कवि हुए, जो भाव प्रधान काव्य और शैली में स्वतंत्रता की विशेषता के लिए जाने जाते हैं। इसके बाद हम विषय प्रधान प्रवृत्तियों की बात करें तो इसमें सबसे पहले श्रृंगार काव्य। श्रृंगार रीतिकाल का अंगी रस माना जाता है, यानी मुख्य रस माना जाता है। इसमें नायक नायिका के प्रेम, रूप सौंदर्य, नक्सिक वर्णन और विविध अवस्थाओं का चित्रण विस्तृत रूप से मिलता है, जो कि इसका प्रमुख विषय था। इसकी विशेषताओं की बात करें तो इसमें नायिका भेद देखने को मिलता है, जो कि रीतिकालीन कवियों ने नायिका के विभिन्न भेदों का विस्तृत वर्णन किया है। अभिसारिका, वासक सज्जा, खंडिका, प्रोषित, पत्तिका, अलंकृता आदि नायिकाओं का सूक्ष्म चित्रण इसमें किया गया है। इसके बाद इसकी विशेषता है नक्सिक वर्णन, यानी पैर के नाखून से लेकर सिर तक इसमें नायिका के विस्तृत अंगों का वर्णन श्रृंगारिक रूप से किया जाता है, जो कि इसकी विशेषता है। फिर इसमें इन्होंने संयोग और वियोग को भी दर्शाया है। संयोग, जब हम किसी से मिलते हैं तो जो हमें सुख की अनुभूति होती है वह संयोग कहलाता है, और जब बिछड़ जाते हैं तो जो विरह की पीड़ा होती है वह वियोग कहलाता है। तो इसका वर्णन इस काव्य की प्रवृत्ति में विशेष रूप से देखने को मिलती है। प्रमुख श्रृंगार काव्य की बात करें तो बिहारी सतसई, जो कि बिहारी लाल की रचना है। इसमें दोहों में श्रृंगार का उत्कृष्ट उदाहरण देखा जा सकता है। उसी प्रकार कवि प्रिया और रसिक प्रिया में केशव दास ने श्रृंगार रस का वर्णन किया है। फिर पद्माकर की रचनाओं में भी श्रृंगार का उत्कृष्ट उदाहरण देखने को मिलता है। इसके बाद वीर काव्य है। रीतिकाल में वीर रस का काव्य भी एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति रहा। जब अधिकांश कवि श्रृंगार में मग्न थे, तब कुछ कवियों ने वीर भावना को काव्य का विषय बनाया। सामाजिक पृष्ठभूमि की बात करें तो औरंगजेब के धार्मिक कट्टरवाद और मुगल साम्राज्य के पतन के समय
निराश हिंदू जनता को वीर कवियों ने आशा और साहस का संदेश दिया है, जिसमें प्रमुख वीर कवि महाकवि भूषण माने जाते हैं, जिनका जन्म कानपुर में हुआ और इनका समयकाल 1613 ईस्वी से 1715 ईस्वी तक था। वीर काव्य की विशेषता की बात की जाए तो इसमें छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल की प्रशस्ति का गुणगान भूषण ने किया है। भूषण ने शिवाजी और छत्रसाल को अपने वीर काव्य का नायक बनाया और इनके काव्य में शिवाजी की युद्ध वीरता, दान वीरता, दया वीरता और धर्म वीरता का वर्णन देखने को मिलता है। हिंदू राष्ट्रीयता की भावना भी इसमें केंद्र में रही। भूषण के काव्य में निराश हिंदू जनता को संघर्ष के लिए प्रेरित करने की भावना दिखाई देती है। उन्होंने कहा, यदि शिवाजी न होते तो सब कुछ सुन्नत हो गया होता, यानी सब समाप्त हो गया होता। इसका ऐतिहासिक आधार पर बात की जाए तो भूषण के वीर काव्य का आधार ऐतिहासिक है, कल्पना पर नहीं। उन्होंने वास्तविक घटनाओं को काव्यात्मक रूप देते हुए उन्होंने वर्णन किया है। इनकी भाषा ओजमयी है। भूषण ने ब्रज भाषा को ही पहली बार वीर रस के लिए अपनाया। उनकी ब्रज भाषा में उर्दू, अरबी, फारसी के शब्दों की भरमार है। जंग, आफ्ताब, फौज आदि शब्दों का खुलकर प्रयोग इन्होंने किया है। प्रमुख वीर काव्य की उदाहरण की बात करें तो शिवराज भूषण, जिसमें शिवाजी की वीरता का वर्णन है। शिवा बाबजी, जिसमें शिवाजी की और भी विस्तृत प्रशस्ति है। छत्रसाल दशक, जिसमें राजा छत्रसाल की वीरता का वर्णन किया गया है। वीर भावना के प्रकार की बात की जाए तो भूषण के वीर काव्य में विविध प्रकारों की वीरता दर्शाई गई है, जिसमें युद्धमूलक वीरता यानी युद्ध भूमि में शत्रु को ललकारते हुए शूरवीरों की वीरता, धर्ममूलक वीरता यानी धर्म की रक्षा के लिए लड़ाई, दानमूलक वीरता यानी महान वीरों की उदारता और राजनीतिक मूलक वीरता जो कि जातीय गौरव और संस्कृति की रक्षा के लिए उपयोग किया गया है। इस प्रकार फिर इसके आगे हमारा है भक्ति काव्य, जो कि रीतिकाल में भक्ति काव्य भी एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति थी। हालांकि यह मुख्य धारा नहीं बन पाई। इसकी विशेषताओं की बात करें तो इसमें भक्ति और भावनाओं का चित्रण होता है। इस काव्य में ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति भावना को व्यक्त किया जाता था। राम और कृष्ण की लीला इसमें प्रमुख थी। राम कथा और कृष्ण लीलाओं का काव्यात्मक वर्णन होता था। तुलसीदास का प्रभाव इस काव्य धारा पर रहा, जिसमें तुलसीदास की कवितावली रीतिकाल में रचित एक महत्वपूर्ण भक्ति काव्य है। इसमें रामचरित्र का वर्णन कवित, चौपाई, सवैया आदि छंदों में किया गया है। इसका रचनाकाल 1655 से 1680 तक माना जाता है। इसके प्रमुख भक्ति कवि की बात करें तो रीतिकाल में भक्ति काव्य लिखने वाले कवियों में बिहारी लाल, मतीराम जैसे रीति परिवर्तक कवि ने भक्तिपरक दोहे और पद की रचना की। इसके बाद अंतिम है हमारा नीति काव्य। नीति काव्य में नैतिक शिक्षा, जीवन दर्शन और सामाजिक सद्गुणों का प्रतिपादन होता है। इसकी विशेषता की बात की जाए तो इसमें सामाजिक संदेश दिए जाते हैं, यानी नीति काव्य में सत्य, ईमानदारी और सद्व्यवहार, परोपकार आदि का वर्णन किया जाता है। रीति मुक्त प्रवृत्तियाँ, यानी यह रीति मुक्त प्रवृत्तियों में देखने को मिलता है। अधिकांश नीति काव्य रीति मुक्त शैली में रचे जाते हैं, क्योंकि ये जीवन की सच्चाई को सीधे व्यक्त करते हैं। ये रचनाएं भक्ति से परे होते हैं, यानी नीति काव्य आध्यात्मिकता से परे लौकिक जीवन ज्ञान को प्रस्तुत करता है। प्रमुख नीति कवियों की बात करें तो वृंद, गिरिधर कविराय, दीनदयाल गिरी, लाल और सूदन जैसे कवि ने विपुल नीति साहित्य की रचना की है। अतः हम कह सकते हैं कि रीतिकालीन काव्य की विविधता इसकी मुख्य शक्ति है, और एक ओर रीतिबद्ध कवियों ने काव्य शास्त्र को परिमार्जित किया तो दूसरी ओर रीतिमुक्त कवियों ने मानवीय भावनाओं को काव्य का मुख्य केंद्र बनाया।
इसी प्रकार श्रृंगार काव्य की अधिकता के बावजूद भूषण जैसे महाकवि ने वीर भावना को जीवंत रखा और दूसरे कवियों ने भक्ति और नीति को भी अभिव्यक्ति दी। यह विविधता ही रीतिकाल को हिंदी साहित्य का एक समृद्ध और महत्वपूर्ण युग बनाती है। इसलिए रीतिकाल को समझने के लिए इन सभी प्रवृत्तियों को समग्रता से देखना आवश्यक है। तो इस प्रकार हमने रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त काव्य की प्रवृत्तियों को पढ़ा। फिर उसके बाद श्रृंगार काव्य, भक्ति काव्य, वीर काव्य और नीति काव्य को पढ़ा। तो आशा करता हूँ रीतिकाल आपको समझ में आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लास के ग्रुप में शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।